दोस्तों, जो पिंड जो बॉडीज ग्रहों का चक्कर लगाती हैं उन्हें हम लोग सैटेलाइट यानी उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारा चंद्रमा जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी का, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, और हर एक सैटेलाइट का, हर एक उपग्रह का एक निश्चित स्पीड होगा कि वो उस स्पीड से एक सर्टेन आपका प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा, घूम रहा है। उस स्पीड को बोला जाता है कक्षीय चाल यानी कि ऑर्बिटल स्पीड। तो जी हां, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल स्पीड यानी कि कक्षीय चाल। ठीक है, जितने सैटेलाइट्स हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो और चाहे वो नेचुरल हो, सारे सैटेलाइट प्लैनेट्स के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट वो मून है, वो भी अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है। और कई सारे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, जैसे सबसे पहले आर्यभट्ट था, लॉन्च किया गया था, जो वो सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि मैन मेड सैटेलाइट्स बोले जाते हैं या कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। हर एक सैटेलाइट का एक निश्चित स्पीड है कि वो एक निश्चित स्पीड से रिवॉल्यूशन दे रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। उस स्पीड को ही बोलते हैं कक्षीय चाल। या यूं कह लीजिए कि हमने कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया, मान लीजिए हमने मार्स में लॉन्च किया, वो सैटेलाइट गया और मार्स के एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सेट होकर के रिवॉल्व कर रहा है। तो उस ऑर्बिट तक, उस कक्षा तक भेजने के लिए जो स्पीड हमको प्रोवाइड करानी पड़ती है, जो स्पीड हम उस सैटेलाइट को देते हैं, उस स्पीड का नाम दोस्तों है ऑर्बिटल स्पीड यानी कक्षीय चाल। ठीक है, आपको पता है कि जितने भी ये सैटेलाइट्स हैं ये ऑलमोस्ट इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। परंतु सुविधा के लिए हम यहां पर इनके पाथ को सर्कुलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि सारे सैटेलाइट एक मान लीजिए अर्थ है, अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं और उनका जो ट्रैजेक्टरी बन रहा है, उनका जो पाथ बन रहा है वो सर्कुलर पाथ है। आपको पता है कि सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और यहां पर उन सैटेलाइट्स को जो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको रिवॉल्यूशन के लिए, उनको घूमने के लिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिल रहा होगा? तो दोस्तों, ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है जो अर्थ है और जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है, उन दोनों के बीच एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स होगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल होगा। वही बल इस सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए आपका अभिकेंद्र बल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ भी है कि किसी पिंड को पृथ्वी की कक्षा में, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो जहां रह रहे हैं, जहां हम लोग इनहेबिटेंट जहां के हैं, या जो हमारा प्लैनेट है वो अर्थ है, इसलिए हम सारा यहाँ डेटा अर्थ के बारे में कंसिडर कर रहे हैं। किसी पिंड को यानी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए जितना वेग पिंड को देना पड़ेगा, उस वेग को ही कहा जाता है कक्षीय चाल या ऑर्बिटल स्पीड। द स्पीड provided to the satellite to launch it into the orbit of earth is called orbital speed। कहां से मिली ये ऑर्बिटल स्पीड? मिली कहां से मिलेगी? क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर, देखिए यहां पे पिक्चर ड्रा किया गया है, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के मास को हमने me बोला हुआ है। ठीक है, और ये इसकी रेडियस अर्थ की हुई, ये इसके सरफेस से h हाइट पर एक सैटेलाइट है, यहां पर एक उपग्रह है, ये रिवॉल्व कर रहा है v0 स्पीड से। यही v0 स्पीड क्या है? उसकी ऑर्बिटल स्पीड है। इसकी हमने सेंटर से डिस्टेंस कितनी बोल दी है? स्मॉल r बोल दी है। और जहां पर स्मॉल r का मतलब है re प्लस h, मतलब re इसकी रेडियस हो गई अर्थ की और h सरफेस से डिस्टेंस हो गई या सरफेस से हाइट हो गई उस सैटेलाइट की। तो रिवॉल्व करने के लिए यहां पर अभिकेंद्र बल चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा बेटा? mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स इतना ही होता है, mv²/r। और ये मिल कहां से रहा है? ये मिल रहा है
इस अर्थ और सैटेलाइट के बीच जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उससे प्राप्त हो रहा है। कितना गुरुत्वाकर्षण बल होता है? F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर ई स्क्वायर। यहां पर जी m1 मतलब me और स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट। स्मॉल m यहां उस उपग्रह का, उस पिंड का द्रव्यमान है दोस्तों। तो यहां पर आया GMEM बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहां डिस्टेंस हमने कितनी है सेंटर से इस सैटेलाइट के सेंटर की डिस्टेंस हमने मान ली स्मॉल r, जहां पर स्मॉल r का मतलब हुआ करेगा re प्लस h। यहां से देखिए स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल r चला जाएगा, तो v आ जाता है सिंपली रूट GME बाई स्मॉल r। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं आप जानते हैं कि GME बराबर क्या होता है? GME बराबर होता है स्मॉल g re स्क्वायर। ये g और g में रिलेशन है, GME बराबर g re स्क्वायर रिलेशन है आपका g और कैपिटल स्मॉल g में। अगर आप यहां पर लिखेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस रूप में भी आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा g re स्क्वायर बाई स्मॉल r। ठीक है, अगर ये मान लिया जाए कि वो सैटेलाइट अर्थ के बहुत करीब है, अगर वो अर्थ के बहुत करीब है तो उसके लिए जो स्मॉल h है ये ऑलमोस्ट re के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो जाएगा। मान लीजिए हमने कह लिया भैया 400-500 मीटर वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो 400-500 मीटर re जिसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर रिस्पेक्ट में वो 400-500 मीटर यानी स्मॉल h नेग्लिजिबल होगा। इस दशा में आप जो स्मॉल r है उसको आप क्या लिख सकते हैं? सीधे सीधे re के बराबर लिख सकते हैं। यानी अगर सैटेलाइट पृथ्वी के करीब रिवॉल्व कर रहा है, इफ सैटेलाइट इज मूविंग नियर द अर्थ सरफेस, हम ये लिखते हैं यहां पर कि सैटेलाइट कहां है? अर्थ के करीब है। इफ सैटेलाइट यानी जो उपग्रह है, सैटेलाइट इज नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस, अगर वो उपग्रह पृथ्वी की कक्षा के समीप घूम रहा है या उसके करीब है, तो स्मॉल h की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, re से इतनी छोटी कि इसको हम लोग नेग्लिजिबल कर सकते हैं, इसको नगण्य मान सकते हैं। अगर आपने स्मॉल h को नेग्लिजिबल कर दिया तो नो डाउट जो स्मॉल r होगा वो लगभग re के बराबर हो जाएगा। जब यहां आप re के बराबर लिखेंगे तो आपका फार्मूला क्या मिलता है? b इक्वल टू मिलेगा रूट GME बाई re, या इसी में लिख सकते हैं अंडर रूट GRE। अगर आप यहां पर वैल्यू रखें अर्थ के लिए, कोई सैटेलाइट अर्थ के करीब घूम रहा है तो अर्थ की बात करें तो अर्थ का मास अगर रखें, मास होता है अगर 6×10⁴ kg, अगर ये रख के सॉल्व करते हैं, कैपिटल G की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं, re की वैल्यू रख के सॉल्व करें, या फिर यहां से स्मॉल g जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और re की वैल्यू 6400 किलोमीटर जो है, ये वैल्यू आप जब यहां रखेंगे तो आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन मिल जाता है यहां पर लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये ऑर्बिटल स्पीड है दोस्तों, ये कक्षीय चाल है। कोई भी सैटेलाइट जो पृथ्वी के समीप घूम रहा है उसकी ऑर्बिटल स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, एक बात और है कि कक्षीय चाल का मान, ऑर्बिटल स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी। कक्षीय चाल का मान पिंड के या उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक बार फिर सुन लीजिए कि कक्षीय चाल का मान पिंड के या उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी और सैटेलाइट। किस पर डिपेंड करेगा? जो अर्थ का मास है, जो अर्थ हमारी है, जो हम लोग प्लैनेट ले रहे हैं, जो हम लोगों ने ग्रह लिया हुआ है, उस ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, उस ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करेगा, उस ग्रह के घनत्व पर निर्भर करेगा, उस ग्रह के गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा। सारी चीजें ग्रह से संबंधित है। ऑल थिंग्स आर कंसर्न्ड विद द प्लैनेट। क्लियर बात? समझिए एक बात कि यहां
जो ऑर्बिटल स्पीड है, जो कक्षीय चाल है, वो केवल और केवल डिपेंड करती है प्लैनेट के मास पर, प्लैनेट की डेंसिटी पर, प्लैनेट की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर, प्लैनेट की रेडियस पर, ग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह की त्रिज्या पर, ग्रह के घनत्व पर और ग्रह के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है आपका कक्षीय चाल। इसका संबंध, कक्षीय चाल का संबंध पिंड के द्रव्यमान से कतई नहीं है। यानी अगर पृथ्वी की कक्षा के समीप 5 किलोग्राम का पिंड घुमाया जाए या 500 किलोग्राम का पिंड घुमाया जाए या रिवॉल्व करे, तो दोनों स्थितियों में जो वेलोसिटी निकलेगी वो 8 किलोमीटर पर सेकंड ही निकलेगी। मतलब ये है कि पृथ्वी की कक्षा के समीप चाहे चींटी रिवॉल्व करे चाहे हाथी रिवॉल्व करे, दोनों की स्पीड 100% 8 किलोमीटर पर सेकंड ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं मित्रों। दूसरी बात, अब अगर हम यहाँ इंटरेस्ट लें कि टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय, टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहा जाता है। अब एक चक्कर में कितना दूरी लगेगा पहले तो ये बताओ, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल तो हमें बच्चों पता है, बस हमें पता करनी है दूरी। तो बेटा दूरी कितनी हो जाएगी, एक चक्कर लगाने में जो दूरी होगी वो कुछ और नहीं, वो होगी सर्कमफ्रेंस के बराबर, वो होगी उसकी परिधि के बराबर। और किसी वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, क्योंकि हम लोगों ने सर्कुलर पाथ कंसीडर किया है, इस लिहाज से यहाँ पर जो इसकी डिस्टेंस है, जो ये दूरी ट्रेवल करेगा, जो ये दूरी कवर करेगा, जो ये दूरी रिवॉल्व करेगा, वो होगी 2 पाई r। तो डिस्टेंस बनी 2 पाई r और स्पीड हमने कितनी बताई, v0 बताई है, जिसकी वैल्यू हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहां पर हम लिखते हैं कि टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल, टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल, आवर्तकाल बेटा होगा t बराबर, कैपिटल T बराबर 2 पाई स्मॉल r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। एंड वी हैव ऑलरेडी कंसर्न विद वेलोसिटी, हम लोगों ने वेग पहले ही निकाल लिया है। अभी अभी हमने बताया था वेलोसिटी, हमने बताया था रूट के अंदर GME by small r, where small r stand for RE plus H। अब अगर आप इस वैल्यू को यहां रखते हैं तो यह आएगा 2 पाई स्मॉल r डिवाइडेड बाय GME by स्मॉल r, स्क्वायर कर दीजिए तो t स्क्वायर आएगा, इधर आएगा 4 पाई स्क्वायर और इधर ये हो जाएगा r स्क्वायर, एक r और पहुंच जाएगा r क्यूब डिवाइडेड बाय GME। आप यहां गौर करेंगे, अगर ये सारा डेटा एक कांस्टेंट है, क्योंकि कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एमी मास ऑफ अर्थ। ऐसा तो नहीं है कि आप पृथ्वी की सतह पे खड़े हैं तो पृथ्वी का मास कुछ और होगा और पृथ्वी से ऊपर चले जाएंगे तो पृथ्वी का मास कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट में है। अगर ये कांस्टेंट है तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या होगा, आर क्यूब हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर क्यूब। बेटा हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि केपलर का जो नियम है वो न केवल वो प्लैनेट के लिए लागू होता है बल्कि वो सैटेलाइट के लिए भी लागू होता है, क्योंकि यहां पर हम देख चुके हैं दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ, ये केपलर का तीसरा नियम है, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर पे बताया हुआ था। और वहां बात हो रही थी प्लैनेट्स की कि प्लैनेट सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, तो उनके लिए बात थी। आज यहाँ पर सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर घूम रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये बात ट्रू है, यहाँ पर भी ये होल्ड कर रहा है केपलर का तीसरा नियम, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। अब फिर वही बात आए, अगर हम ये मान लें कि वो जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी की कक्षा के करीब है, अगर हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि वो सैटेलाइट अर्थ के करीब है, अगर पृथ्वी के कक्षा के करीब है, पृथ्वी के करीब अगर हम सैटेलाइट को कंसीडर करें तो इस दशा में फिर से स्मॉल एच होगा वो लगभग 0 के बराबर जाएगा और आपका टाइम पीरियड का फार्मूला होल्ड होगा t बराबर 2 पाई रूट के अंदर re बाई g। अब यहां पर आप वैल्यू रखें, अगर re का मान और g का मान जब रखेंगे तो फिर से आपको t कितना मिलेगा 84.6 मिनट, बेटा इट इज 1.4 आवर्स, ये लगभग 1.4 घंटे होता है। याद होगा आपको हमने सबसे पहले जब लेक्चर शुरू करा था
तो हमने आपको यहां पर बताया था कि एक सिंपल पेंडुलम जो है, एक सरल लोलक जो है, उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड इतना होता है 1.4 आवर्स हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। और जब उसकी इनफाइनाइट लेंथ कंसीडर करेगी तब की ये बात हो रही है। तो ये है आपके जो बॉडी या जो भी सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा अर्थ के चारों ओर, उसका ये टाइम पीरियड है 1.4 आवर। जिस तरह ऑर्बिटल स्पीड है कि वो बॉडी के मास पर या सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती, वैसे ही यहां पर बॉडी का जो टाइम पीरियड है वो भी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर हम 500 किलोग्राम के पिंड को रिवॉल्व करा रहे हैं पृथ्वी की कक्षा के करीब, या 5000 किलोग्राम की बॉडी को रिवॉल्व करा रहे हैं, दोनों स्थितियों में टाइम पीरियड 84.6 मिनट ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या होगा, चल रहा भैया? इसको भी आप कहीं पर नोट जरूर कर ले बच्चे। क्यों? यहां पर बता रहा हूं एक बार कि टाइम पीरियड भी यानी आवर्त काल भी ग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह के गुरुत्वीय त्वरण पर, ग्रह के घनत्व पर और ग्रह की त्रिज्या पर ही निर्भर करेगा। इसका भी पिंड के या सैटेलाइट के द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि सैटेलाइट के वेलोसिटी का लेना देना नहीं था। ये बात समझ गए? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, देखिए कि अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है और अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, अलग अलग दूरियां हैं, उस दशा में कैसे उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो एक बात यहां ध्यान देने वाली है कि अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ये हमारी अर्थ है और दो सैटेलाइट हैं, एक का डिस्टेंस मान लीजिए r1 है, सैटेलाइट हमारा a है, और दूसरा सैटेलाइट हमारा ये b, इसकी डिस्टेंस है r2। ये अपनी अपनी ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब हमें इनकी स्पीड निकालनी है कि स्पीड का रेशियो क्या होगा। मान लीजिए इसकी स्पीड है v1 और इसकी स्पीड है v2, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे ताकि हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकें। तो यहां देखिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है Gme/r। अब यहां पर ये फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा, अभी हमने बताया भी था, √GRE। अब कुछ बच्चे यहां पर क्या करते हैं कि यहां पर लिखते हैं √G⁻r। ये लिखना गलत होगा, क्योंकि आप जब इसको इस रूप में लिखते हैं तो आप सीधे यहां बोलेंगे कि V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, ठीक है, और इस लिहाज से आप इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, परंतु ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये बॉडीज अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, अलग अलग हाइट्स पे हैं, तो नो डाउट इनकी ग्रेविटीज भी डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से g की वैल्यू कम हो जाती है। तो 100% है कि जो a सैटेलाइट मूव कर रहा था उसमें ग्रेविटी ज्यादा होगी b की रिस्पेक्ट में। अगर ग्रेविटी चेंज हो रही है, अगर g बदल रहा है, तो फिर इस फार्मूले को नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो तभी लगा पाओगे जब आपको g की वैल्यू भी दी जाए कि भाई a पर g का वैल्यू कितना था, b पर कितना था। इस लिहाज से आपको हमेशा इस फार्मूले को यूज करना है। जब भी ऑर्बिटल स्पीड पूछी जाती है आप सीधा इस फार्मूले को यूज करें, यानी v1/v2 होगा अंडर रूट के अंदर r2/r1। यानी दूरी बढ़ने से, ऊंचाई बढ़ने से भी जो आपका वेलोसिटी है वो कम होता जाएगा। जो सैटेलाइट जितनी ज्यादा दूरी पर होगा अर्थ के सेंटर से, उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। और गौर करने वाली बात भी है, क्योंकि जो सैटेलाइट जितना ज्यादा दूरी पर होगा उसमें गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कमजोर हो जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हो जाएगा तो 100% है कि उसकी घूमने की स्पीड भी, उसकी चलने की रेट भी कम हो जाएगी। तो हम सब हमेशा इस फार्मूले को ही यूज करेंगे, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। अगला हमारा टॉपिक है, यहां पर देखिए लिखा है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। नाम ही जैसा है उसका, पलायन वेग यानी पलायन कराना। पृथ्वी की सतह से किसी बॉडी को इतना स्पीड दे दिया जाए कि वो इसकी ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए, यहां से बाहर चला जाए, इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए, तो उस स्पीड को, उस वेलोसिटी को कहा जाता है
escape velocity या पलायन वेग, the velocity gained by any object in earth surface so that it may cross away from the gravitational field of earth forever is called escape velocity। जैसे हमने कक्षीय चाल में बताया था कि कक्षीय चाल का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वैसे यहां पर भी है कि पलायन वेग का मान भी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। बॉडी जिसको हम लोग फेंक रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, बॉडी के पिंड के मास पर निर्भर नहीं करता है। एस्केप वेलोसिटी आल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी। वो पिंड जिसे हम फेंकना चाहते हैं उसके द्रव्यमान से इसका लेना देना नहीं है, अर्थात जितना पलायन वेग एक चींटी के लिए होगा पृथ्वी पर, उतना ही पलायन वेग हाथी के लिए भी होगा। जैसे पृथ्वी की सतह पर किसी बॉडी के एस्केप वेलोसिटी जो रखी गई है या कैलकुलेट करी गई है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर चींटी को हम पृथ्वी से हमेशा के लिए फेंकना चाहते हैं, हम चींटी को चाहते हैं कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, तो उसके लिए हमको इस स्पीड से फेंकना होगा, और यही स्पीड हाथी के लिए भी होल्ड होगी, क्योंकि पलायन वेग का मान मास इंडिपेंडेंट है, मास पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। आप बॉडी को किस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, डायरेक्शन का मतलब यह है कि आप इनवर्ड या डाउनवर्ड फेंकने लग जाएंगे। आई हैव ऑलरेडी यूज्ड द डेफिनेशन, मैंने पहली परिभाषा में लिख दिया है कि कहां फेंकना है, ऊपर की ओर। यू हैव टू थ्रो अपवर्ड डायरेक्शन, यू हैव टू थ्रो द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट इट डजंट मैटर व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये मायने नहीं रखता है कि उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, उसका प्रक्षेपण कोण क्या है, किस कोण पर आप फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, ये मायने नहीं रखता। आप उसको 60 अंश पर फेंक रहे हैं, आप उसको 90 अंश पर फेंक रहे हैं, आप उसको 70 अंश फेंक दे रहे हैं, आप उसको 72 डिग्री पर फेंक दे रहे हैं, आप किसी भी एंगल को फॉलो कर लीजिएगा, लेकिन अगर इतनी स्पीड देंगे तो डेफिनेटली वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके बाहर चली जाएगी और लौट करके फिर पृथ्वी पर नहीं आएगी। तो दो बातें हो गई कि एस्केप वेलोसिटी का मान बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, और बॉडी को जो एंगल से फेंका जा रहा है उस पर भी ये डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करेगा एस्केप वेलोसिटी? पलायन वेग की वैल्यू डिपेंड करती है उस प्लैनेट के मास पर, उस प्लैनेट के ग्रेविटी पर, उस प्लैनेट की रेडियस पर, उस प्लैनेट की डेंसिटी पर। यानी अगर पृथ्वी की बात कर रहे हैं यहां पर, तो पृथ्वी के मास पर, पृथ्वी के डेंसिटी पर, पृथ्वी के रेडियस पर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर, इन बातों पर निर्भर करेगी। इसीलिए हर एक सैटेलाइट का, हर एक प्लैनेट का अपना खुद का एक एस्केप वेलोसिटी होता है, और जो अलग अलग होगा, सबका एक जैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई अर्थ का तो मास अलग है, मार्स का मास अलग होगा, जुपिटर का मास अलग होगा, तो सबके लिए ये एस्केप वेलोसिटी वेरी कर जाएगी, क्योंकि सबके मास अलग हैं, सबकी डेंसिटीज अलग होंगी, सबके लिए ग्रेविटी अलग अलग होगी, सबकी रेडियस भी अलग अलग होगी। इस लिहाज से सबके लिए एस्केप वेलोसिटी भी अलग अलग होगा। दोस्तों, चंद्रमा पर पलायन वेग का वैल्यू है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, लगभग 2.38 होता है, मैंने उसको राउंड ऑफ करके 2.4 यहां पर लिखा हुआ है। आपको पता है गैसें जो हमारे वायुमंडल में विद्यमान है, उन गैसों का वेग है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। कहीं पर भी किसी प्लैनेट पे अगर गैसों की वेग से पलायन वेग ज्यादा है, किसी भी प्लैनेट पे अगर गैसों के वेग से पलायन वेग ज्यादा है, तो डेफिनेटली वहां की गैसें वहीं स्थिर रहेंगी, वहां गैसें वहीं रहेंगी, और वहां रह करके वो वहां एटमॉस्फेयर का निर्माण करेंगी, वहां पर वायुमंडल बनाती हैं। इसीलिए पृथ्वी में चूंकि पलायन वेग की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, और गैसों का वेग है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड केवल। गैसों का वेग कितना है बेटा? 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, केवल इतना है। तो पृथ्वी पर पलायन वेग है 11.2। गैसों को यहां से जाने के लिए, यहां से पलायन कराने के लिए कितना वेग चाहिए? 11.2। लेकिन तो जो गैसें हैं उनका जो अधिकतम वेग कंसीडर किया गया है, निकाला गया है, कैलकुलेट करा गया है या ऑब्जर्व किया गया है, वह है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। गैसों का जो यहां पर वेग है, किसी भी ग्रह पर वायुमंडल तभी अस्तित्व में रहेगा जब वहां पलायन वेग गैसों के वेग से ज्यादा होता है। जहां पर भी पलायन वेग के मान
गैसों के वेग के मान से कम हो जाएगा, वहां पर वायुमंडल का कभी अस्तित्व नहीं रहता। क्योंकि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान ज्यादा है, गैसों के वेग का मान कम है, इसलिए पृथ्वी पर गैसें वहीं बरकरार रहती हैं, वहीं बनी रहती हैं, इसलिए पृथ्वी पर वायुमंडल बना रहता है। चंद्रमा की अगर बात करते हैं तो चंद्रमा पर जो पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा पर अगर किसी भी बॉडी को इतना वेग मिल जाए तो वो चंद्रमा की सतह को छोड़ करके बाहर चली जाएगी, ठीक है। और गैसों का वेग कितना 2.5 किलोमीटर पर सेकंड है। इसका मतलब है कि वहां पर चंद्रमा पर गैसें नहीं रह सकती, क्योंकि गैसें वहां पर पलायन वेग से ज्यादा पर आ गई हैं, तो सब पलायन वेग प्राप्त करके बाहर चली जा रही हैं, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक। अब पलायन वेग और कच्छी चाल में रिलेशन भी बनता है, क्योंकि कच्छी चाल का जो अभी हम लोगों ने बताया हुआ था, यहाँ पर कच्छी चाल थी v0 बराबर √GRE। इस लिहाज से इन दोनों में अगर रिलेशन आप चेक करेंगे तो v0 बराबर आता है √2 v0 VE बराबर, और VE बराबर इसको लिखते हैं 1.4 v0। यहां से दो तथ्य निकलकर सामने आते हैं। एक तथ्य तो यह है कि अगर पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए बॉडी की या सैटेलाइट की स्पीड को √2 गुना कर दिया जाए या 1.4 टाइम्स कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, तो वो बॉडी उस ग्रह के या पृथ्वी के सतह को छोड़ करके बाहर चली जाएगी। क्योंकि जब हम कच्छी चाल के मान को √2 गुना करेंगे या लगभग 1.4 टाइम्स करेंगे या 1.41 बोल लो, ठीक है, तो वो पलायन वेग बन जाएगा, और पलायन वेग बनते ही वो बॉडी उस सतह से एस्केप कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसी बात को दूसरे शब्दों में इस तरह भी बताया जा सकता है कि अगर आपने कच्छी चाल का मान, ठीक है, 41% बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया बेटा, 41% बढ़ा दिया। इफ ऑर्बिटल स्पीड of any body revolving near the earth surface, orbital speed of any body revolving near the earth surface is increased by 41%, 41% बढ़ा दिया जाए तो वो पलायन वेग प्राप्त कर लेगी, या वो मान पलायन वेग के मान के बराबर हो जाएगा, और इस दशा में वो पिंड भी पृथ्वी से पलायन कर जाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिए। एक बात और है कि अगर कोई बॉडी पृथ्वी के अर्थ के करीब या अर्थ के सरफेस के करीब रिवॉल्व कर रही है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जो गतिज ऊर्जा है, अगर उसको हम डबल कर दें तो भी पिंड पलायन कर जाएगा। क्योंकि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल करते हैं, दुगना करते हैं, जो बॉडी पृथ्वी के चारों ओर उसके सतह के करीब रिवॉल्व कर रही है, तो वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाती है एस्केप एनर्जी में, पलायन ऊर्जा में, और पलायन ऊर्जा में बदलते ही वो बॉडी क्या कर जाएगी, एस्केप हो जाएगी, चली जाएगी। पलायन ऊर्जा क्या है, किसी भी बॉडी को इतनी एनर्जी दे दी जाए, इतनी एनर्जी दे दी जाए कि वो अर्थ की सतह से हमेशा के लिए बाहर निकल जाए उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, तो उस ऊर्जा को कहते हैं पलायन ऊर्जा, एस्केप एनर्जी। पलायन ऊर्जा का मान द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पलायन वेग का मान नहीं निर्भर करता पिंड के द्रव्यमान पर, लेकिन पलायन ऊर्जा का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी अगर चींटी और हाथी की बात करें तो चींटी और हाथी दोनों के लिए पलायन वेग का मान तो सेम होगा 11.2 किलोमीटर सेकेंड, लेकिन दोनों के लिए जो पलायन ऊर्जा होगी, जो एस्केप एनर्जी होगी, वो अलग अलग होगी। हाथी के लिए ज्यादा होगी और चींटी के लिए कम होगी, क्योंकि पलायन ऊर्जा का मान पिंड के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो आज का हम सेशन में लोगों ने पढ़ाया पलायन वेग और कक्षीय वेग। अगले लेक्चर में इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।